जैसे हम स्वतंत्रता देख रहे थे यहाँ पर, तो आगे देखते हैं स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता के पार्ट हम देख रहे थे। तो स्वतंत्रता में हमारी आ जाती है यहाँ पर संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो ये भी एक स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तीन प्रकार की स्वतंत्रता है यहाँ पर संगठन बनाने की स्वतंत्रता में, कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता यानी इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वो सीमाएं लगाई हुई हैं संगठन बनाने की स्वतंत्रता में। लोक व्यवस्था को भंग नहीं करनी चाहिए, सदाचार मेंटेन रखना चाहिए। फिर है आगमन व निवास करने की स्वतंत्रता। दो प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं यहाँ पर, जनहित व सार्वजनिक हित पर जनजाति के लिए। फिर व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है। राज्य के किसी पैसे या व्यवसाय के लिए तकनीकी योग्यताएं निर्धारण करता है राज्य। राज्य के पक्ष में किसी व्यवसाय में एकाधिकार का सृजन किया जा सकता है, किसी भी पक्ष में। फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जैसे संगठन बनाने की स्वतंत्रता देखी है, और व्यवसाय की स्वतंत्रता हमने देखी है। राज्य के किसी व्यवसाय में करने की स्वतंत्रता है, एकाधिकार सृजन करने की स्वतंत्रता है। अब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता है, ये मुद्दा है आर्टिकल 19(1)(a) में दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। जैसे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ 1985 का मामला है। इसमें न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 19(1)(a) में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार यहाँ पर घोषित किया है। क्यों किया है इसको मौलिक अधिकार घोषित? क्योंकि न्यायालय ने अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए इसके तीन रूप माने हैं। कौन कौन से तीन रूप माने हैं अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए? पहला है लिखित अभिव्यक्ति। अखबार, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं प्रभावशाली बनाने के लिए जरूरी है, यानी लिखित अभिव्यक्ति इनको प्रभावशाली बनाने के लिए जरूरी है। दूसरा मौखिक अभिव्यक्ति है, रेडियो टेलीविज़न है, इनको प्रभावशाली बनाने के लिए जरूरी है। और तीसरा है हाव भाव के द्वारा अभिव्यक्ति, यानी फिल्म नाटक के द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है। अभिव्यक्ति के इन तीनों रूपों को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रेस जरूरी है। अतः प्रभावशाली अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। तो प्रभावशाली अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हम कह सकते हैं, प्रभावशाली अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। जब जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त विशेष दर्जा को 2019 में 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी करके हटा दिया गया था, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक इंटरनेट पर रोक लगा दी गई थी। तो इसके संदर्भ में गुलाम नबी आज़ाद और अन्य के द्वारा दायर की गई याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने आर्टिकल 19(1) के ए क्लॉज और आर्टिकल 19(1) के जी क्लॉज के तहत इंटरनेट को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत एक मौलिक अधिकार यहाँ पर घोषित किया है। इंटरनेट को यहाँ पर एक मौलिक अधिकार घोषित किया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत। न्यायालय ने आर्टिकल 19(1)(a) में यहाँ पर तो जब यहाँ पर न्यायालय ने आर्टिकल 19(1)(a) में वर्णित अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के क्रम में और आधुनिक भूमंडलीकरण विश्व में जहाँ सूचना क्रांति हो चुकी है, इंटरनेट को अनिवार्य बताया है। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19(1)(g) में वर्णित व्यवसाय की स्वतंत्रता को प्रभावशाली बनाने के लिए भी इंटरनेट को जरूरी माना है। तो प्रेस का महत्व क्या है? प्रेस को लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है। प्रेस है वो क्या करती है? प्रेस सरकारी को उत्तरदायी बनाती है, यानी ये सरकार को उत्तरदायी बनाती है। प्रेस हमारी जो है सरकार को उत्तरदायी बनाती है और तानाशाही से रक्षा करती है। भारत में प्रेस समाज सुधार का एक प्रमुख माध्यम है। भारत के बहुत्ववादी समाज में प्रेस विरोधी विचारों में यहाँ पर समन्वय लाने के लिए या समन्वय लाने का प्रमुख साधन है। तो भारत के हम कह सकते हैं भारत के बहुत्ववादी समाज में प्रेस विरोधी विचारों में
समन्वय लाने का प्रमुख साधन है और यह राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। प्रेस जनता की राजनीतिक शिक्षा का माध्यम है। तो प्रेस हमारी क्या है? जनता की राजनीतिक शिक्षा का माध्यम है, जनता को राजनीतिक शिक्षा देती है। प्रेस के द्वारा नागरिकों को उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, सरकार की योजनाओं, सरकार की सफलताओं और विफलताओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे नागरिक सजग होते हैं। प्रेस पर सीमा का मुद्दा, यानी प्रेस पर कौन कौन सी सीमाएं लगाई गई हैं। वर्तमान में भारत में प्रेस अनेक गंभीर समस्याओं से गुजर रहा है और इस पर पक्षपात के आरोप भी लगाए जाते हैं। भारत में प्रेस की आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रेस एक हिस्सा सरकार के समर्थन में तथा दूसरा हिस्सा सरकार के विरोध में निष्पक्षता से दूर जा चुका है। यानी हम कह सकते हैं भारत में जो प्रेस का आज की जो स्थिति है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि प्रेस का एक हिस्सा है सरकार के समर्थन में जा चुका है और दूसरा हिस्सा है सरकार के विरोध में निष्पक्षता से दूर जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठता है कि भारत में क्या प्रेस को नियंत्रित करने के लिए नए कानूनों की जरूरत है। भारत के संविधान में असीमित प्रेस को स्वीकार नहीं किया गया है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अंग है, अतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लागू 8 सीमाएं प्रेस पर भी स्वतः ही लागू होती हैं। भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन घृणा वाक्य यानी हेट स्पीच की अनुमति नहीं देता है। घृणा वाक्य क्या होता है? ऐसी अभिव्यक्ति जो समाज के विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाती हो, ऐसी अभिव्यक्ति की अनुमति नहीं देता है। लोगों को अपराध करने के लिए उकसाती है, ऐसी स्पीच की अनुमति नहीं देता है। देश की एकता और अखंडता को चुनौती देती हो, ऐसी स्पीच की अनुमति नहीं देता है और सामाजिक समन्वय को कमजोर करती है। सामाजिक समन्वय को कमजोर करती है। अतः भारत के संविधान में प्रेस को नियंत्रित करने के प्रावधान मौजूद हैं। अतः राज्य को यह अधिकार है कि वह प्रेस को नियंत्रित करें, लेकिन संविधान राज्य पर यह जिम्मेदारी भी सौंपता है कि प्रेस जैसी महत्वपूर्ण संस्था पर यदि सीमाएं लगाया जाता है तो यह एक युक्तियुक्त एवं तार्किक होना चाहिए और इसका उद्देश्य प्रेस का दमन करना नहीं बल्कि घृणावाद को रोकना है। सर्वोत्तम स्थिति यह होगी कि पश्चिम देशों की तरह भारत में भी प्रेस आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ रेस्ट्रेन की व्यवस्था विकसित करे। मान लीजिए आर्टिकल 20 में बताया गया है अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। आर्टिकल 20 में बताया गया है अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण किया जाएगा। आर्टिकल 20 के अनुसार आर्टिकल 20 के 1 में बताया गया है किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन किया गया हो या उसे उस कानून में प्रस्तावित सजा के अधीन सजा नहीं मिलेगी। तो किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा आर्टिकल 21(1) के अनुसार तब जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो, यानी अपराध करने के बाद में कोई नियम बना है उसके बाद में उसको अपराधी नहीं माना जाएगा, उसे उस कानून में प्रस्तावित सजा के अधीन सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कानून पहले होना चाहिए। अगर किसी ने जैसे किसी को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद में कानून बना है कि किसी ने मौत का घाट उतारा तो उसको फांसी दी जाएगी, तो वो उस श्रेणी में नहीं आएगा, अपराध की श्रेणी में। यानी कानून पहले बनना चाहिए, उसके अनुसार अगर अपराध होता है कानून का, अपराध के समय कानून का उल्लंघन करता है तो उसको अपराधी माना जाएगा जब तक कि उसको सजा नहीं मिल जाए। दूसरा 20(2) में क्या बताया गया है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। और तीसरा क्या है किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब हम देखें जैसे आर्टिकल 20(1) में क्या बताया गया है। आर्टिकल 20(1) में बताया गया है भूतलक्षी विधायन यानी एक्स पोस्ट फैकोलेशन यानी भूतलक्षी विधायन की मनाही है। भूतलक्षी विधायन क्या होता है? इसका अर्थ है किसी कानून को अतीतकालीन प्रभाव से लागू करना, किसी कानून को अतीतकालीन प्रभाव से लागू करना।
भारत में भूतलक्षी विधान की मनाही है, केवल अपराध मामले में है। यानी दीवानी मामलों में भूतलक्षी विधान हो सकता है। दीवानी मामले जैसे टैक्स जैसे कानून हैं, इनमें भूतलक्षी मामले हो सकते हैं। दीवानी मामलों में भूतलक्षी विधान हो सकता है, लेकिन नॉर्मल मामलों में भूतलक्षी विधान की मनाही है। यानी एक्स पोस्ट फिको फैक्टो लेजिस्लेशन की मनाही है। इसका अर्थ क्या है? किसी कानून को अतीतकालीन प्रभाव से लागू करना, तो इसकी भारत में मनाही है। 20(2) में क्या दिया गया है? यह दोहरे दंड की मनाही करता है। इसका अर्थ है किसी अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड देना, लेकिन भारत में दोहरे दंड की मनाही है, केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है ये। प्रशासनिक और विभागीय दंड यहाँ पर दिया जा सकता है। प्रशासनिक और विभागीय दंड दोहरा भी दिया सकता है, लेकिन न्यायिक दंड एक अपराधी को एक बार में एक सज़ा के लिए, यानी एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। फिर है 20(3) में बताया गया है आत्म अभिशंसन यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन की मनाही करता है। आत्म अभिशंसन की मनाही करता है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्यबद्ध करना, लेकिन अपराध अनुसंधान के लिए जरूरी कार्य जैसे कि हस्ताक्षर का नमूना लेना, बालों का नमूना लेना आदि आत्म अभिशंसन में शामिल नहीं है। तो हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन अपराध अनुसंधान के लिए जरूरी कार्य जैसे कि हस्ताक्षर के नमूने ले सकते हैं, बालों का नमूना ले सकते हैं, आत्म अभिशंसन में ये शामिल नहीं आएंगे। आर्टिकल 21 में क्या बताया गया? आर्टिकल 21 में बताया गया है किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है। यानी जीवन यानी लाइफ के बारे में बात करें कि किसी भी व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा ही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। तो A.K. गोपालन केस 1950 की हम बात करें, A.K. गोपालन केस 1950 में क्या हुआ था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या की थी और जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना बताया गया था। फिर मेनका गांधी केस 1978 की बात करें, इसमें क्या बताया गया था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के अनुसार की थी। जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना भी इसमें बताया है। तो जीवन का अधिकार समेकित अधिकार है, यानी कंपोजिट राइट है। तो जीवन का अधिकार क्या है? ये एक समेकित अधिकार है और इसमें वे सारे अधिकार शामिल हैं जो गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। इसी के आधार पर और विभिन्न मामलों में न्यायालयों ने अनेक अधिकारों को जीवन के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया है, जैसे कि पासपोर्ट रखने का अधिकार है, विदेशी यात्रा करने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, मनमाने तरीके से हथकड़ी नहीं लगाने का अधिकार है, रोजी रोटी का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार है, निद्रा का अधिकार है। ये बाबा रामदेव पर से दिल्ली सरकार का है। इसमें बताया गया है कि निद्रा का भी अधिकार है, निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। ये मुट्ठा स्वामी केस 2017 का है, जिसमें निजता का अधिकार दिया गया, राइट टू प्राइवेसी। इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार है। ये शक्ति वाहिनी केस 2018 का है, शक्ति वाहिनी केस 2018। इसमें ये नियम बनाया गया था कि इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार है। जीवन में सीमित और व्यापक स्वतंत्रता होती है, जीवन जीने की सीमित और व्यापक। सीमित होती है जीव विज्ञानिक, A.K. गोपालन केस का है ये, और व्यापक होती है दार्शनिक, मेनका गांधी वाला केस है वो व्यापक है। फिर है जीवन जीने का अधिकार और मरने का अधिकार। तो ये है रतिनम केस 1994, जीवन जीने का अधिकार और मरने का अधिकार। रतिनम केस 1994 है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए यह माना कि जीवन के अधिकार में केवल जीवन जीने और मरने दोनों का अधिकार शामिल है। यानी जीवन के अधिकार में यहाँ पर रतिनम केस जो हुआ था, यहाँ पर हम देखें रतिनम केस 1994 में क्या बताया गया है। रतिनम केस 1994 में बताया गया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के
अधिकार की व्याख्या करते हुए यह माना कि जीवन के अधिकार में जीवन जीने और मरने दोनों का अधिकार शामिल है। इसी के आधार पर मरने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया और न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी 309 को अवैध घोषित कर दिया। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे आईपीसी 309 में क्या क्या चीज़ बताई गई है। आईपीसी 309 में आत्महत्या का प्रयास करना एक दंडनीय अपराध है, लेकिन ज्ञान कोर केस 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को बदल दिया और यह निर्धारित किया कि जीवन के अधिकार में केवल जीने का अधिकार शामिल है, मरने का अधिकार शामिल नहीं है। फिर आईपीसी 309 की धारा का पुनः बहाल कर दिया गया है। अब क्या किया गया है, दया मृत्यु यानी इथुनेशिया का मुद्दा 2018 में हुआ था, दया मृत्यु इथुनेशिया का मुद्दा। यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है और कष्ट से बचने के लिए डॉक्टर से मृत्यु की मांग करता है तो उसे मृत्यु प्रदान करना दया मृत्यु कहलाता है। भारत में दया मृत्यु की बात करें, अरुणा शानवाग केस 2011 का है। अरुणा शानवाग केस 2011, इसमें दया मृत्यु के बारे में बताया गया है। सक्रिय दया मृत्यु और निष्क्रिय दया मृत्यु। सक्रिय दया मृत्यु का अर्थ है, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को सक्रियता पूर्वक मृत्यु प्रदान करना, और निष्क्रिय दया मृत्यु है, निष्क्रिय दया मृत्यु का अर्थ है जीवन रक्षक प्रणाली हटा लेना जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो न्यायालय ने अरुणा शानवाग केस में सक्रिय दया मृत्यु को असंवैधानिक माना है। जो किसी व्यक्ति को सक्रियता पूर्वक मृत्यु प्रदान करना, इसको असंवैधानिक माना है। लेकिन निष्क्रिय दया मृत्यु को शर्तों के साथ मान्यता दी है। कैसी शर्तों के साथ मान्यता दी है? परिवार की अनुमति जरूरी है इसमें, डॉक्टर के केयर टेकर पैनल द्वारा पुष्टि होनी चाहिए और हाई कोर्ट के जज के द्वारा पुष्टि होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखें 2018 में कॉमन कॉज क्या है? 2018 में कॉमन कॉज क्या हुआ था? ये केस है नॉर्मल 2018 में। इसके द्वारा जारी जनहित याचिका पर निर्णय देते हुए न्यायालय ने निष्क्रिय दया मृत्यु को पुनः सही ठहराया है और इसी संदर्भ में गरिमापूर्ण तरीके से मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। न्यायालय के अनुसार असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने जीवन काल में एक वसीयत बना सकता है जिसे लिविंग विल कहा जाएगा या कहा गया है। तो न्यायालय के अनुसार जो असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति है अपने जीवन काल में एक वसीयत बना सकता है जिसे लिविंग विल कहेंगे। लिविंग विल के द्वारा वह यह घोषणा कर सकता है कि यदि वह भविष्य में कभी कोमा में चले जाए तो उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर ना रखा जाए बल्कि गरिमापूर्ण तरीके से मरने दिया जाए। व्यक्ति अपने जीवन काल में एक से अधिक बार ऐसा लिविंग विल बना सकता है और उसे बदल भी सकता है। इसे कहते हैं गरिमापूर्ण मरने का अधिकार। फिर है मेनका गांधी केस 1978, ये हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि आर्टिकल 21 के संदर्भ में विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत लागू हुआ है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत में संविधान में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लागू है, लेकिन अनुच्छेद 21 में विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत लागू है। जो अनुच्छेद 21 है उसमें विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत लागू है। विधि की उचित प्रक्रिया क्या है? जैसे अमेरिका में जो परिणाम आएगा वो न्यायपालिका की सर्वोच्चता का परिणाम होता है। अमेरिका में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से भारत में आई है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और परिणाम है संविधान की सर्वोच्चता। तो स्थापित विधि है जो संविधान से ली गई है, स्थापित विधि। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित विधि है, ये संविधान से ली गई है। फिर आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और इसको जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार को। 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। संसद ने शिक्षा का अधिकार नियम 2009 पारित किया जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को
अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने के लिए विस्तार पूर्वक प्रावधान किए गए हैं। फिर आर्टिकल 22 है, इसमें मनमानी गिरफ्तारी और निवारण, नज़रबंदी, निरोध में संरक्षण बताया गया है। मनमानी गिरफ्तारी, निवारण, नज़रबंदी और विरोध में संरक्षण, नज़रबंदी विरोध में संरक्षण। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे और उसे मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर या भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें यात्रा का समय और अवकाश आदि का समय शामिल नहीं होगा। लेकिन ये अधिकार दो प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगे। कौन से? एक तो शत्रु, एनिमी है अन्य देश का। दूसरा निवारक, विरोधी, यानी कि नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति में। तो इसमें हमें शॉर्ट में बताया गया है 22 में कि कारण बताना होगा, मनपसंद वकील से परामर्श करना होगा और 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास में जमानत करनी होगी, या पुलिस हिरासत में रखा जाएगा या न्यायिक हिरासत में जेल में रखा जाएगा। 24 घंटे के भीतर जमानत पर है तो भी निकटतम मजिस्ट्रेट से जमानत दी जाएगी, पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है, 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा जाएगा, या न्यायिक हिरासत में है, जेल में है तो 24 घंटे के भीतर यहाँ पर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाया जाएगा। शत्रु अन्य देशी है, मतलब इससे तात्पर्य ऐसे देश के नागरिक से है जिस देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा है। फिर है निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लेना। निवारक नज़रबंदी दंडात्मक नज़रबंदी से अलग है। भारत में निवारक नज़रबंदी संवर्ती सूची का विषय है जिस पर संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। फिर है दंडात्मक नज़रबंदी, यानी कि पनिशिव डिटेंटिव। इसमें किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद में गिरफ्तार किया जाता है। संघ सरकार है, MISA है, ये रद्द हो गया 1978 में। फिर टाडा, फिर कोटा भी रद्द हो गया है। NSA वर्तमान में लागू है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ये वर्तमान में लागू है और इसे रासुका भी कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका। तो NSA को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। नासुका भी हम कहते हैं, रासुका। फिर है मकोका महाराष्ट्र में है, MACOCA, मकोका, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट। ऐसे यूपी का है, यूपी का। भारत में निवारक नज़रबंदी 4 आधार हैं। निवारक राज्य की सुरक्षा के लिए निवारक नज़रबंदी, लोक व्यवस्था के लिए, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध अगर कोई खराब करता है तो, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति। निवारक जो नज़रबंदी होती है, निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। यदि इससे अधिक अवधि के लिए गिरफ्तार रखना है तो एक सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश जरूरी है जो 3 सदस्यीय होगा। इसमें सदस्य हाई कोर्ट के वर्तमान जज या हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त या रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 में बताया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे आर्टिकल 23 में क्या बताया गया? मनुष्यों का दुर्व्यवहार, वेगार और बलात् श्रम की मनाही है। अपवाद यानी जनहित में ऐसा किया जा सकता है। जैसे कि मनुष्यों का दुर्व्यवहार मतलब वैश्यावृत्ति है, इसकी मनाही है। देवदासी, इसकी भी मनाही है। वेगार, तो ये मनुष्यों के दुर्व्यवहार में आ जाता है, वैश्यावृत्ति और देवदासी। दूसरा है वेगार, पर्याप्त मजदूरी दिए बिना किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य करना वेगार है। और बलात् श्रम है, इच्छा ना होने पर भी किसी व्यक्ति को काम करने के लिए बाध्य करना बलात् श्रम है। आर्टिकल 24 में बताया गया है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को कारखाना, खान और खतरनाक रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा या लगाया जाएगा। इसमें 2 कमी है, एक तो आयु सीमा है 14 वर्ष कर रखी है इसमें, और एक कारखाना, खान, खतरनाक के अलावा एवं किसी भी बालाश्रम में नहीं लगाना चाहिए, ये होना चाहिए, किसी भी बालाश्रम में नहीं लगाना चाहिए। इसमें दिया हुआ है सिर्फ खान, खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो ये 14 से 18 वर्ष होनी चाहिए आयु। और दूसरा इसमें मेस और चाय की दुकान भी आनी चाहिए।
संसद ने बाल श्रम नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1986 पारित किया है। बाल श्रम को दंडनीय अपराध बताया है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाना, खतरनाक रोजगार, खान इनमें नहीं जा सकते हैं। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे किसी प्रकार के बालाश्रम में नहीं लगाए जाएंगे। 2015 में इस कानून में संशोधन किया गया और यह प्रावधान किया गया कि अवकाश के समय और घरेलू उद्यम में बच्चे काम कर सकते हैं और इसे बाल आश्रम नहीं माना जाएगा। अवकाश के समय और घरेलू जो अगर उनका कोई व्यापार है तो उसमें बच्चे काम कर सकते हैं, उसको हम बाल श्रम नहीं मानेंगे। फिर है बाल श्रम संगठनों ने इनकी आलोचना की, लेकिन यह कानून भारत की निम्न वर्गीय परिवारों की स्थिति को देखते हुए इसके संशोधन को सही माना जा सकता है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25, 26, 27, 28 में बताया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, आचरण, प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। और हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार होगा। धार्मिक स्वतंत्रता पर निम्नलिखित सीमाएं होंगी। कौन कौन सी? सार्वजनिक स्वास्थ्य से रिलेटेड, दूसरा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और सदाचारण की सदाचार। नेक्स्ट हम देखिए सभी व्यक्तियों को प्राप्त है धर्म मानना, स्वीकार करना, आचरण करना और प्रचार करना, उसका प्रचार कर सकता है। हिंदू है तो हिंदू में आ जाते हैं हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। ये सभी की संस्थाएं होंगी, सभी के लिए खोली जाएंगी और मूलतः यह अस्पृश्यता को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी। मूलतः जो है ये अस्पृश्यता को ध्यान में रख करके बनाई गई थी कि अस्पृश्यता का सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो ये सभी संस्थाएं होंगी और सभी के लिए खोली जाएंगी। अब जैसे हम बात करें सिखों के बारे में, सिख कृपाण रखते हैं और यह एक धार्मिक आचरण है उनका। और धार्मिक स्वतंत्रता पर सीमाएं क्या हैं? जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित धार्मिक स्वतंत्रता पर सीमाएं लग जाती हैं, कानून व्यवस्था से रिलेटेड और सदाचरण से रिलेटेड धार्मिक स्वतंत्रता पर सीमाएं लग जाती हैं। अब आर्टिकल 26 की बात करें हम, प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों को प्रबंध करने का अधिकार होगा, यद्यपि यह विधि द्वारा आरोपित सीमाओं के तहत होगा। आर्टिकल 27 में दिया गया है कि राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय की जाती है। तो ऐसा कोई भी कर राज्य नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय की जाती है। आर्टिकल 28 में बताया गया है कि राज्य की शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है। राज्य की जो शिक्षा संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है। जैसे कि सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब शिक्षा संस्था की हम बात करें, यहाँ पर शिक्षा संस्था की बात की गई है तो राज्य द्वारा वित्त पोषित 100% राज्य वित्त से जो चलती हैं वो राज्य द्वारा वित्त पोषित हो गई। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त, जैसे कि राज्य कुछ आर्थिक सहायता देता है, वो भी शिक्षा संस्थाएं इसमें आ जाती हैं। तो जो राज्य के द्वारा 100% है चलती हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन जिनको राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त है, राज्य के कुछ आर्थिक सहायता देता है, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं है कि धार्मिक शिक्षा वो ग्रहण ही करें। तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति है वो ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। फिर है तीसरा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य कुछ भी नहीं देता लेकिन डिग्री राज्य देता है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं है कोई भी। और अन्य जैसे कोचिंग है, यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और ग्रहण करने के लिए भी बाध्य है। अगर कोई कोचिंग है, धार्मिक शिक्षा चल रही है, तो वहाँ पर उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए भी वो बाध्य रहेगा। अब बात करते हैं कृपाण, जो आर्टिकल 25 में दिया गया है आचरण के अंदर। सिख में पंचकक्का में 5 चीज़ें आती हैं, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। ये 5 सिख लोग पहनते हैं। कैसे शुरू होने वाले ये 5 चीज़ें हैं जो सिख पहनते हैं। केस अपने रखते हैं, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण।
आर्टिकल 26 में सबरीमाला विवाद की बात करें हम, सबरीमाला विवाद केरल में ये एक जगह है सबरीमाला, उस जगह का नाम है सबरीमाला, और यहाँ पर अयप्पा स्वामी मंदिर है। सबरीमाला जो जगह है केरल में, वहाँ पर अयप्पा स्वामी का मंदिर है। और ब्रह्मचारी प्रकृति के देवता हैं ये जो अयप्पा स्वामी है, ये ब्रह्मचारी प्रकृति के देवता हैं, और वयस्क नारी यहाँ पर नहीं जा सकती है। तो केरल विधानमंडल ने 1965 में कानून बनाया जिसमें रजस्वला महिलाएं मंदिर में नहीं जा सकती। फिर 1991 में इस कानून को केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और सही ठहराया और तर्क दिया गया आर्टिकल 26 का। फिर यहाँ पर हम देखें, ये वेरी इम्पोर्टेंट है क्या, इंडियन यंग लोअर एसोसिएशन केस 2018, ये है इंडियन यंग लोअर एसोसिएशन केस 2018। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया था? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में निर्णय देते हुए केरल विधानमंडल के उस कानून को रद्द कर दिया और यह निर्धारित किया कि पुरुषों की भांति महिलाएं भी अयप्पा स्वामी मंदिर सबरीमला में जा सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया था? पहला तर्क दिया था, महिलाओं को मंदिर में जाने से रोकना संविधान में प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार का विरोध है या विरोधी है। केरल विधानमंडल का कानून आर्टिकल 25 में प्रदत्त धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता से महिलाओं को वंचित करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार है, लेकिन इसके द्वारा किसी नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। फिर है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 बताए गए हैं। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, तो आर्टिकल 29 में बताया गया है, नागरिकों के सभी वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति के साथ शिक्षा संस्था में भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाषा की बात करें, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर या बोल करके प्रकट करते हैं। लिपि की बात करें, जब भाषा को लिखने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, वह माध्यम लिपि है। जैसे कि भाषा हिंदी, लिपि है देवनागरी। भाषा इंग्लिश है लेकिन लिपि है ABCD। फिर है संस्कृति। संस्कृति लोक जीवन के तत्व एवं पद्धति हैं यहाँ पर, जैसे वस्त्र विन्यास, खान पान, नृत्य, संगीत, ये सभी संस्कृति में आते हैं। तो भाषा, लिपि, संस्कृति का लाभ बंगाली, सराठी, बंगाली, तेलुगु, ये सभी हैं। आर्टिकल 29 में विविधता में एकता बताई गई है। किस में बताई गई है? विविधता में एकता बताई गई है। जैसे कि हम देखें आर्टिकल 30 की बात करें, आर्टिकल 30 में सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धार्मिक या भाषाई हो, कोई भी अल्पसंख्यक, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक हो, उन्हें मनोनुकूल शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा। यदि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है तो बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। अगर हम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं तो बाजार दर पर उसको मुआवजा दिया जाएगा। भारत का संविधान अल्पसंख्यक को परिभाषित करता है, तो भारत का संविधान अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं करता है। अल्पसंख्यक के दो प्रकार हैं, एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और एक भाषाई अल्पसंख्यक हैं। संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में यह प्रावधान किया गया कि सार्वजनिक जनसंख्या वाला समूह बहुसंख्यक होगा, जिसमें सार्वजनिक जनसंख्या रहती है वह बहुसंख्यक होगा, और शेष समूह में जिन्हें राष्ट्रपति केंद्र सरकार अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं वे ही अल्पसंख्यक माने जाएंगे। जैसे कि राष्ट्रपति ने अभी तक 6 धार्मिक समूह को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है, और पहला मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन है। फिर है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था मतलब, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था से तात्पर्य है कि ऐसी शिक्षा संस्था से है जो किसी अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित की गई हो, जो प्रमुखतः अल्पसंख्यक के शैक्षिक हितों को पूरा करती हो। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान को भारत में कुछ विशेष यहाँ पर छूटें हासिल हैं, विशेष छूटें यहाँ पर हासिल है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था को भारत में विशेष छूटें यहाँ पर हासिल है, जैसे कि इन संस्थाओं में धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित की जा सकती है और आर्टिकल 15(5) के तहत
आर्टिकल 15(6) के तहत किया गया आचरण इन पर लागू नहीं होता है। शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में उन्हें यहाँ पर स्वायत्त में छूट प्रदान होती है। पाठ्यक्रम आदि के निवारण में कुछ सीमा तक छूट होती है। राज्य समय समय पर अच्छे वीडियोज, यहाँ पर राज्य समय समय पर अच्छे उन्हें विशेष सहायता अनुदान देता रहता है राज्य। लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान भी पूर्णतः 2021 में निर्णय दर से मुक्त नहीं है। राज्य उन्हें जनहित में नियंत्रित कर सकता है। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे 51 में डॉक्टर अम्बेडकर हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। जो आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का उत्पन्न होता है तो पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करेगा और राइट जारी करके मौलिक अधिकारों को लागू करता है। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अविचार। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हम देखें, यह रिट लोक अधिकारी एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी हो सकती है और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह 24 घंटे के भीतर खड़ी हो जाएगी। तो हम देखें यहाँ पर कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति के यह आदेश देता है कि वह 24 घंटे के भीतर बंदी को न्यायालय के सामने प्रेषित करेंगे और न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार करता है और यदि वह विधि सम्मत नहीं है तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी करता है और यह रिट स्वतंत्रता की रक्षा करता है। परमादेश। परमादेश क्या होता है? यह एक लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी होता है। परमादेश रीट की तरह न्यायालय लोक अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह विधि के द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्यों का पालन करे। जैसे कि परमादेश रिट है राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके विरुद्ध जारी नहीं होगी परमादेश जो रिट है। फिर प्रतिबंध, प्रतिवेद या प्रतिबंध। प्रतिषेध। प्रतिषेध है, प्रतिषेध रिट न्यायिक समस्या और अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ जारी होती है। प्रतिषेध रिट के द्वारा न्यायालय किसी धार्मिक संस्था का, यहाँ पर प्रतिषेध रिट के द्वारा ही न्यायालय किसी धार्मिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था के द्वारा क्षेत्राधिकार यानी क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके की जाने वाली कार्यवाही को रोकता है। न्यायिक संस्था और अन्यायिक संस्था दोनों ही क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके रोकता है। अब न्यायिक संस्था हम देख लें न्यायालय है। कार्य न्यायिक होना, कार्य करने से बनने वाला तरीका न्यायिक है यहाँ पर है। अर्ध न्यायालय की संख्या CAT, NGT, TRAI। CAT है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, NGT है नेशनल ओपन टीम, जैसे कुछ है। गैर न्यायिक भी हैं। हाई कोर्ट के सुप्रीम चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रतिषेध लगाया जा सकता है। और इधर हम देखें दिल्ली, चेन्नई में मुकदमा दर्ज करा कर दिया जाता है और सदमा हो जाता है। यहाँ पर उत्प्रेषण होता है कैटरिंग, जैसे कि फर्स्ट उत्प्रेषण रीट भी न्यायिक संस्था और भर्ती। यहाँ पर उत्प्रेषण की बात करें, उत्प्रेषण में क्या हो गया है? उत्प्रेषण रीट भी न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी होती है। उत्प्रेषण रीट के द्वारा भी क्षेत्राधिकार के उल्लंघन को रोका जा सकता है। प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण के बीच अंतर क्या है? प्रतिषेध रीट तब तक जारी की जाती है जब तक कि कार्यवाही चल रही है और निर्णय नहीं सुनाया जाता है, जबकि उत्प्रेषण रीट निर्णय सुनाए जाने के बाद ही जारी होते हैं। प्रतिषेध रीट के द्वारा जारी कार्यवाही को रोका जाता है, जबकि आलोचना के द्वारा निर्णय को रद्द किया जाता है। जैसे दिल्ली है तो चेन्नई जज है यहाँ पर और खिलाफ रीट जारी कर दिया है, मान लो दूसरे खिलाफ, जुलाई LLB के पास गया है और अब बड़े वकील के पास गया है। इस तरीके से हम चल सकते। पहले चाचा गया, जब चेन्नई में जज के पास में गया तो उनके प्रतिषेध लेना और किसी बड़ी लिया ए द्वारा अब बड़े वकील के पास गया, अब उत्प्रेषण किया गया और यह निर्णय तय किया गया कि दिल्ली में सुनवाई होगी। तो अधिकार परीक्षा क्या है? अधिकार परीक्षा रीट का संबंध लीक पद के संबंध में कार्यवाही की जा सकती है।
इस रीट के द्वारा न्यायालयिक लोक पद पर किसी व्यक्ति को दावे वैधता की जांच करना चाहिए और यदि उसका दावा विधि सम्मत नहीं है तो उसे उस पर पद से हटा दिया जाएगा। जुआ का प्रमाण है SDM जुआ का प्रमाण मिला जाए तो उसे उस पद से हटा दिया जाएगा। फिर BSc के ब्रेक सिलेंडर की सूचना हम देखें। आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 से हमारा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत क्या किया, 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मानव मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट हम देखें, जबकि हाई कोर्ट के F12 के साथ साथ अन्य अधिकारियों का उल्लंघन होने पर भी रिट जारी कर सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार एवं सुप्रीम कोर्ट से व्यापक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 केवल FR का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ पर भी हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 है, लेकिन FR और अन्य अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। फिर डिलीट, ये आर्टिकल 31 है, इसको डिलीट कर दिया गया है। आर्टिकल 33 की बात करें, 4 प्रकार के व्यक्ति हैं आर्टिकल 33 में। 4 प्रकार के व्यक्ति कौन है? कानून व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति हैं, सशस्त्र बल से रिलेटेड व्यक्ति हैं, अधिसूचना गुप्तचर से संबंधित व्यक्ति हैं और वायरलेस टेलीफोन और विशिष्ट संचार संबंधित व्यक्ति हैं। 100 ये पुलिस है, 100 पुलिस होनी चाहिए। इसके मौलिक अधिकार राज्य निर्धारित करता है। यदि सैनिक कानून लागू हो तो मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं। यदि कोई क्षेत्र में अशांति का शिकार हो जाता है तो उसे उस क्षेत्र की सेना के नियंत्रण में दे दिया जाता है और यहाँ पर उस क्षेत्र में नौसेना की शक्तियाँ बढ़ा दी गई हैं और इससे संबंधित कानून सैनिक कानून कहते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद का होगा। तो ये यहाँ पर हम नेक्स्ट हम देखें, मौलिक अधिकारों का निलंबन या उल्लंघन या सस्पेंशन। यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। यदि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तभी या तो किसी मौलिक अधिकार की क्रियान्वयन करके राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए आदेश का पालन कीजिए या फिर 4th AA 1974 द्वारा एक अन्य प्रावधान है जिसकी आर्टिकल 21 और 22 निलंबित है। आर्टिकल 358 राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध और आक्रमण। आर्टिकल 259 युद्ध, करस्पॉन्डिंग और सशस्त्र विद्रोही है। तो मौलिक अधिकारों की आलोचना की बात करें, आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान मौलिक अधिकारों पर अनेक सीमाएं लगाता है, जिसके कारण ऐसी प्रजाति होता है तो संविधान एक हाथ से अधिकार देता है और दूसरे हाथ से अधिकार छीन लेता है। भारत में मौलिक अधिकारों से भाग अत्यधिक लंबा और जटिल है, जिसके कारण मुकदमाबाजी को बढ़ावा मिलता है और भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है और यह शब्द वर्क आइवर्ट जेनिंग्स ने कहा है। मौलिक अधिकारों का स्वरूप ऐसा होता है कि वे आपस में टकरा जाते हैं और विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 समानता और आर्टिकल 26 धार्मिक मामले। मौलिक अधिकारों में मौलिकता का अभाव है और सार्वजनिक निर्माताओं पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने अमेरिका की नकल कर दी है। मौलिक अधिकारों का महत्व, जैसे कि फंडामेंटल रिपोर्ट तानाशाही से रक्षा करते हैं। फंडामेंटल रिपोर्ट लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए जरूरी है। फंडामेंटल रिपोर्ट में स्वचालित आंदोलन के आदर्श पाए जाते हैं। फंडामेंटल रिपोर्ट में अल्पसंख्यक वर्गों के मन में भरोसा और विश्वास उत्पन्न करते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण मजबूत होता है। फंडामेंटल में भारत के संविधान का निर्देशन किया गया है। भारत में मौलिक अधिकार कॉफ़ी, हाइड्रॉन आदि पहले ही तथा बिल ऑफ स्टेटस से पहले ही की जा सकती हैं। 2015 में विशिष्ट लाइट, नो लाइट, हेडलाइट, मार्कर लाइट, फ्लैशर लाइट और ये जोन बताए गए हैं, बिजली समूह के जोन। इस दस्तावेज इसके द्वारा अधिकारों के माध्यम से की गई है। और यहाँ पर हम देखें भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का संस्थापक है। व्याख्या कीजिए।
नेक्स्ट हम देखेंगे बाकी वीडियो के अंदर।